स्टूडेंट्स, मैं रवि मोहन सिंह विद्योत पब्लिक स्कूल से। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित कुछ बातें बताई थी। आवेशन की जो प्रक्रिया होती है, चार्जिंग प्रोसेस जो होती है, उसको मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैंने ध्यान दिलाया था कि आवेश दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और इस तरह से उनके बीच मैंने जब वैद्युत क्षेत्र बताया था तो मैंने बताया था कि किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को जो है वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जाहिर है कि वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, या तो आकर्षणात्मक और या तो प्रतिकर्षणात्मक। आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक ये कब होते हैं, ये छोटी सी बात मैं आपको पहले अलग से बता दूँ। दो चार्जेस अगर दोनों सेम नेचर के हैं, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो प्रतिकर्षण होगा, ये रिपल्सिव फोर्स कहलाता है। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, सेम नेचर के, तो भी ये प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो आकर्षणात्मक होगा, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा। प्रतिकर्षण जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ को होती है, इस तरह से, और जो आकर्षण होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है इस तरह से अंदर की तरफ होती है। और दोनों आवेश चाहे जिस परिमाण के हों, ये एक दूसरे पर समान आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए मैं एक विशेष नियम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताऊंगा, जिसको हम लोग जो है कूलाम नियम के नाम से जानते हैं। जिस तरह से आपने ग्रेविटेशनल जो पोर्शन आपने पढ़ा है 11th लेवल पे, तो वहाँ पर एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक नियम यहाँ पे है, जिसको हम लोग कूलाम नियम से जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपके सामने, कूलाम नियम, यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ है क्या, देखिए पहले डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिंदु आवेश मैं ले रहा हूँ, एक बिंदु आवेश का परिमाण मैं Q1 ले रहा हूँ, दूसरे बिंदु आवेश को मैं Q2 ले रहा हूँ। दोनों की लाइन को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ। दोनों को मैं प्लस लेकर के चल रहा हूँ, दोनों को पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल। तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे पर जो है रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ये बाहर की दिशा में जो है ये होंगे, ये दोनों परिमाण में समान होंगे, चाहे इसका परिमाण कुछ भी क्यों न हो, ये फोर्स दोनों हमेशा इक्वल होंगे। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ इस तरह से, आप देखिए स्मॉल r से ये डिनोट है, ये डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच की, इस तरह से। और कूलाम्स लॉ ये कहता है, आप ध्यान रखिएगा, मैं कूलाम्स लॉ दो लाइन में लिख दे रहा हूँ, बहुत सरल है। इसकी शर्त ये है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर, ध्यान रखिएगा स्थिर शब्द पे, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच आरोपित स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो स्थिर है। वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा और है, ये इस बल की जो दिशा है, दिशा दोनों
आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, रेखा के अनुदिश होती है। नियम आप देख सकते हैं, ये 3 चीजों पर ध्यान दिला रहा है नियम। पहला ये बता रहा है कि जो वैद्युत बल है, जो फोर्स है, ये F में लिख रहा हूं मैं फोर्स, ये दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती Q1 × Q2 परिमाणों के गुणनफल की, आवेशों की। दूसरी चीज आपको लिखी हुई है, ये दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के, यानी दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो ये बल जो है ये घट जाएगा तेजी से। तो ये 2 बातें तो मैथमेटिकल हैं और एक बात इसमें ये थ्योरेटिकल लगी हुई है कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अगर दोनों परिमाण में देख सकते हैं कि परिमाण मैंने अलग अलग लिए हैं, एक भी हो सकते हैं, परिमाण मैंने अलग अलग लिए हैं। मेन बात आप गौर करो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, आकर्षणात्मक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए ये हुआ। अब मैं इसे कंबाइन किए दे रहा हूँ, दोनों समीकरणों को इस तरह से संयुक्त करने पर आप देखते हैं 2 बार फोर्स एक बार आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो गया एक बार, बाकी ये Q1 Q2/r²। ये आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम टाइप ले लिया जाता है, ये कंबाइन हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में। जब प्रोपोर्शनल इसमें रिप्लेस करते हैं और लगा करके आगे देखिए तो इक्वल लगाएंगे तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आना चाहिए। ये एक जो कांस्टेंट है ये थोड़ा सा बड़ा है, 4πε0 की एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है बिल्कुल, और ये Q1 Q2/r², ये मेन फोर्स जो है आपका ये आ गया। ये तो सारी चीजें अगर जो है इनके सिस्टम में है, चार्जेस वगैरह जो भी है सब, तो फोर्स की जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, आप जानते होंगे। यहाँ पर ये जानना जरूरी है खास तौर से कि यहाँ एक चीज आई है ε0, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये कहलाता है ε0 या ε0 भी पढ़ते हैं इसे, और ये कहलाती है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। यानी कि जो कोई भी माध्यम है, चाहे जो भी हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस तरह से ये विद्युतशीलता हो गई, और इसका मान आप याद रखिएगा, वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और इसमें इनरोल्ड है, आप देखते हो कि इसको कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा आप एक बात और याद रखेंगे कि जो के की वैल्यूज में 1-2 वैल्यू, पहले तो आप देखिए कि परावैद्युतांक है क्या, तो आप देख सकते हो F प्रोपोर्शनल टू 1/k है। इसका सेंस ये है कि जिस माध्यम का परावैद्युतांक ज्यादा होगा, उस माध्यम में अगर चार्ज को रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिस्टम है। जैसे आप देखते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत सरल सा। जैसे आप देखते हैं कि NaCl जो होता है, अगर उसको वाटर में डिजॉल्व करिए तो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर में आप इसे डालोगे तो ये आयनाइजेशन हो जाएगा इनका, इस तरह से Na+ और Cl- अलग हो जाएंगे। और वाटर में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इस तरह से होते हैं। तो होता क्या है, NaCl जो है इसमें क्यों डिजॉल्व हो जाता है? जब इसको आप वाटर के अंदर मिलाओगे तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, जल के लिए, तो ध्यान रखिएगा जल के लिए K की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ये 81 है। हालांकि वायु के लिए, वायु का निर्वात अगर देखते हैं तो वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है। और सबसे ज़्यादा जो है, जो भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स के लिए याद रखिएगा K की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। 2-3 बातें जरूरी हैं याद रखनी आपको, ये बहुत आवश्यक है कि कैसे डिजॉल्व होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर के लिए K की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है,
तो ज़्यादा होने के कारण भी मैंने बताया था कि F प्रोपोर्शनल टू 1/k होता है, तो जाहिर है आयनों के बीच जब k ज़्यादा होगा तो आयनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो Na+Cl- अलग अलग हो जाएंगे। तो जब ये अलग अलग इस तरह से हो जाएंगे तो आप जो ये Na+ है इसको चारों तरफ से, हर तरफ से आप कह सकते हो कि जो इसमें का वाटर का जो OH- होगा ये हर तरफ से उसे घेर लेगा। इस तरह से घेर लेगा तो ये जो है बिल्कुल अदृश्य जैसा हो जाएगा। उसी तरह से जो Cl- होगा इसको चारों तरफ से कौन घेर लेंगे, उसे H+ चारों तरफ से, हर तरफ से घेर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाटर में पूरी तरह से ये जो है NaCl डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसकी खास बात यही है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ज़्यादा होने से फोर्स वीक हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे कि ये आयन सेपरेट हो जाते हैं और बाद में अलग अलग हो जाते हैं, आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेट करता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। प्रायोगिक रूप से देखा गया है, प्रायोगिक रूप से जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, पाई और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू आप रखोगे जब तो ये आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। और ये भी ध्यान रखना है, वायु या निर्वात हेतु आप जानते हैं कि K की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है एयर के लिए ये 9 × 10⁻, यहाँ से फार्मूला देख लो, इसकी जगह पर आ गया, और ये इधर Q1 Q2/r², ये फार्मूला आ गया। ठीक, ये न्यूटन में लिया जाएगा, सब चेंज करके Q1 और Q2 कूलम में होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और ये r जो है बीच की डिस्टेंस मीटर में होगी। दोनों के अगर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण पता है आवेशों के, बीच की डिस्टेंस पता है, दूरी पता है, तो आप फोर्स को आसानी से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। हम एक वेक्टर फॉर्म भी इसका दिखाई दे रहे हैं, बहुत सरल है, आप देखिएगा डायग्राम में। यहाँ पर एक हम ओरिजिन ले लेते हैं, मूल बिंदु जिसे कहते हैं, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, जिसे स्थानीय वेक्टर भी आप कहते हो, उसको मैं सपोज कर रहा हूँ r1। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर जो Q2 का है, इसको मैं ले रहा हूँ ये r2। और ये जो पोजीशन, ये जो बीच की डिस्टेंस है, इस वेक्टर को मैंने ये डायरेक्शन दी है इधर वाली, इसको मैंने r से लिया है। तो वेक्टर रूल्स में अगर आप देखें तो r की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी r2 - r1, है ना। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म अगर हम यूज करें, सदिश रूप जिसे आप लोग कहते हो, तो सदिश रूप में f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, पहले तो आप पूरा फार्मूला लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये Q1 Q2/r²। जब ये फोर्स वेक्टर लोगे तो आपको यहाँ एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा, और ये यूनिट वेक्टर r कैप कहलाता है, जिसकी डायरेक्शन याद रखिएगा r की डायरेक्शन में होती है। और r कैप की वैल्यू 11th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये वेक्टर अपान उसका मॉड r को मैं प्लेन r लिख रहा हूँ, आप इस तरह से देख सकते हो। तो f की वैल्यू जो आपकी है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये Q1 Q2/r², और इसकी जगह पर आपका आ गया ये वेक्टर r अपान इसका मॉड r। तो इस तरह से ये पूरा फार्मूला आप देख सकते हो। और r की भी वैल्यू आप अगर पुटअप करना चाहो तो r2 - r1 डायग्राम से है, वेक्टर एनालिसिस से। तो ये फाइनली जो आएगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये Q1 Q2 इधर वेक्टर जो है आपका, ये r की वैल्यू जो आपने रखी है यहाँ पर ये हो जाएगा r3, और यहाँ पर हो जाएगा r2 - r1। ये आपका फाइनल फार्मूला जो कि वेक्टर फॉर्म के लिए। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग छोटी सी, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट k है इसको हम लोग केवल एप्सिलॉन नहीं कह सकते हैं, और ये कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता। जब एप्सिलॉन लिखोगे तो ये कहलाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना है तो आप एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट से भी निकाल सकते हो। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, ये दोनों जो विद्युतशीलताएं हैं उनके दोनों के अनुपात के ये बराबर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है। कुछ एक बातें मैं आपको थ्योरेटिकल याद दिला दे रहा हूँ, और या थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो इसको मैं
बोर्ड पर भी हल्का सा जो है नोटिस करूंगा कि इसमें कुछ फीचर्स हैं। इस रूल में फीचर्स पे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको याद दिलाता हूं हल्का सा कि जो ये स्थिर वैद्युत बल होता है आपका, स्थिर वैद्युत बल, ये जो है इसकी खास बात ये है कि ये आकर्षणात्मक भी होता है आपका, ये इस तरह से, और ये प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। सरल भाषा में मैंने लिख दिया। और यहीं पर अगर आप देखें तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल आकर्षणात्मक होता है, प्रतिकर्षणात्मक नहीं होता है। दूसरी चीज, जो स्थिर वैद्युत बल है इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो सबसे अच्छा तरीका है कि 2 इलेक्ट्रॉन आप किसी डिस्टेंस पर ले लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, ध्यान रखिएगा कि वैद्युत बल है, और ये इलेक्ट्रॉनों के लिए आप देखिए ये 10⁻43 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनों के लिए है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 43 गुना बड़ा है। यानी Fe जो है वो Fg से बहुत बड़ा है, आप ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, बेसिकली जो कूलाम नियम होता है, वैसे तो सामान्यतः जो कूलाम नियम होता है वो बेसिकली फॉलो करता है, जो कूलाम्स लॉ है वो परमाणुवीय दूरियों से लेकर के परमाणुवीय दूरियों का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर से बहुत लंबी दूरी तक। बहुत लंबी का मतलब आप अनंत ले सकते हैं, अनंत तक ये फॉलो करता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात याद दिला दूं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि कूलाम्स लॉ जो फार्मूला आपका है वो केवल लागू होता है परमाणुवीय दूरियों से शुरू होता है और अनंत तक के बीच में ये लागू होता है। लेकिन परमाणुवीय दूरियों से छोटी अगर कोई दूरी है, जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ कूलाम नियम तो नहीं लागू होता, लेकिन ध्यान रखिएगा स्थिर वैद्युत बल लागू होता है। क्योंकि कूलाम फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है जो दोनों आवेश स्थिर हों, बिंदु आवेश हों, और साथ ही साथ परमाणुवीय दूरी या उससे बड़ी दूरियां हों। लेकिन जो स्थिर जो बल होता है, वैद्युत बल होता है, वो छोटी दूरियों के लिए भी लगता है, लेकिन वो कूलाम लॉ को फॉलो नहीं करता, ये ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि कूलाम नियम परमाणुवीय दूरियां या उससे बड़ी दूरियों पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम वैद्युत बल की बात करते हैं तो वैद्युत बल परमाणुवीय बल से छोटी दूरियों तक, यहाँ तक कि जो नाभिकीय दूरियां होती हैं वहाँ तक भी लागू होता है। हालांकि वो आप जो है हायर क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा, BSc स्टैंडर्ड में वो सब बातें जो है आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पर आपको बस ये कूलाम नियम पे बेस्ड ये जो बातें हो रही थी उसको केवल देखना है। चौथी बात ये है कि दोनों पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं, जो Q1 जो है जो Q2 पर लगाता है, वो ध्यान रखिएगा दोनों परिमाण में समान होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दिशा में जो है अगर ये विपरीत हैं तो ये दोनों जो है दिशा में इस तरह से विपरीत होंगे। लेकिन अगर आप ये सिंबल नहीं लगाना चाहते तो केवल परिमाण को अगर आप देखें, मैग्नीट्यूड को देखें, तो दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर समान परिमाण का बल आरोपित करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पांचवी बात, कि ये जो बल होते हैं ये माध्यम पर निर्भर नहीं करते। किसी भी प्रकार का ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये माध्यम पर नहीं निर्भर करता, लेकिन जो वैद्युत बल होते हैं वो माध्यम पर निर्भर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये सब बातें जो है हम कूलाम नियम पे बेस्ड हैं, जो आपको जो है इनमें सब में देखने को मिलती हैं। प्रूफ बेहद आसान है, कहीं भी जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतें जो कहीं पर आती हैं उन्हें आपको जो भी लिंक जो है दिया जा रहा है उसमें आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस जो हैं आसानी से पूछ सकेंगे। क्वेश्चंस पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है चैप्टर खत्म होने के बाद
कुछ उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा चैप्टर खत्म होने के बाद बताया जाएगा। काफ़ी आसान सी बातें हैं, आप देख सकते हैं। ये जो फार्मूला है 9 × 10⁹ ये Q1 Q2 बार या R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ का स्पेशली जो यूज़ है न्यूमेरिकली वो ज़्यादा इसी से होता है, जिसमें बेसिकली डिस्टेंस और दोनों चार्जेस के दोनों आवेश जो हैं उनकी मात्राएं दी रहती हैं, आपको कन्वर्ट करके इसे पूरा करना रहता है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, मैं छोटी सी लिख दे रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पर जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें माइक्रो कूलम्ब दिया जाता है, और माइक्रो कूलम्ब को अगर आप चेंज करिएगा तो 10⁻⁶ कूलम्ब, कहीं पर अगर आपको पिको कूलम्ब मिलता है तो 10⁻⁻12 कूलम्ब। ये यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पिको कूलम्ब है तो 10⁻⁻12, माइक्रो कूलम्ब है तो 10⁻⁻6। बेसिकली जो कूलम्ब है वो बड़ी यूनिट है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो माइक्रो कूलम्ब या पिको कूलम्ब की रेंज में होती हैं, तो ये बात भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जो ये कूलम्ब्स लॉ है इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इसका जो है बिल्कुल तथ्यात्मक अध्ययन जो है आपके सामने ये हुआ है, इसको एक बार आप गहनता से देख लेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड बातें बताऊंगा, आप ध्यान से समझते चलें। और दूसरी बात ये भी है कि मैं इसमें ये लिखने का जो काम कर रहा हूँ ये आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप नोट्स आसानी से बना सकें। तो याद रखिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आप अलग से बना लें, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नोट्स आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, और नोट्स जब आप बना लेंगे तो आपको पढ़ना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और शेष जो है हम लोग अगले वीडियो में आगे देखेंगे। तब तक के लिए जो है डियर स्टूडेंट्स, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सचेत रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।